हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल प्राइड ऑफ डेविल माफिया का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ एरी जो कि यहाँ से जा चुके थे जिम के लिए, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वैष्णवी जी को पूरे किचन का काम संभालना था। आज उसका पहला दिन था अपने ससुराल में, और इतना सारा काम पहले ही दिन। उसे उम्मीद थी कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनने तो वाली है, मगर इस हद तक। खैर, अब उसे करना तो पड़ता है। उसके ठीक सामने इतनी लंबी लिस्ट ले आकर रख दी गई थी। इतना सारा खाना वो अकेले कैसे बना सकती है? उसके घर पर वो कभी खाना बनाने का काम नहीं करती थी, क्योंकि हमेशा उसके पापा रहते थे घर पर। और अपने घर पर वो बाकी के काम तो कर लिया करती थी, मगर खाने बनाने के काम में उसको कभी भी नहीं रखा जाता था, क्योंकि खाने के मामले में उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। और वैष्णवी के हाथ का खाना उन्हें पसंद आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और साथ ही वो वैष्णवी पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करती थी, पता चले वो खाने में कुछ मिलाकर उन्हें खिला दे तो। इसी वजह से वैष्णवी को ज़रा भी खाना बनाने का अंदाज़ा ही नहीं था। वो आस-पास किचन की तरफ देख रही थी, और फिर सामने रखे इस वक्त लंबी सी लिस्ट को, और अपने सर पर धीरे से हाथ पकड़ ली थी कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। इतने सारे डिशेस जिसमें से कुछ चीज़ों के नाम तो उसे बोलना तक नहीं आ रहा था। अभी तक तो बेचारी ने सिर्फ लिस्ट को देखा था, पढ़ना शुरू नहीं किया था। और जैसे वो पढ़ना शुरू करती है, उसकी ज़बान एकदम से पहले तो थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, मगर अचानक से लड़बड़ाना शुरू कर दी थी, क्योंकि कुछ नाम ही ऐसे थे जो उसके समझ से बिल्कुल परे थे। उसके ठीक सामने इस वक्त ब्रेकफास्ट का लिस्ट रख दिया गया था, और ये ब्रेकफास्ट का लिस्ट नहीं बल्कि भंडारे का लिस्ट नज़र आ रहा था। छोले भटूरे, पोहा, सेव, उपमा, आलू पराठा विद मक्खन। अ, ये क्या है? शकुनी? नहीं, शकुनी कैसे होगा? शकशुका, शका-शुका। अ, ये स्टाइल वेज टोस्ट। ये कैसा टोस्ट होता है? ये दूसरा कड़क मन से। यार, ये ये खाने का नाम है? ऐसी भी कोई चीज़ बनती है क्या? अ, क करो करो क कारोके करो क क ये फ्रेश वाटरमेलन जूस, मैंगो स्मूथी, और ये कूचे लोरा। ये सब क्या है? ये सब कैसे बनाऊंगी मैं? इसका तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो ठीक से रोटी तक बनाने नहीं आता। ये सब कहाँ फंस गए महादेव। आप तो बस मज़े लो मेरे। हमेशा ऐसे ही करते हैं आप। आपको पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी मेरे सामने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ले आकर रख दी है। कैसे बनाऊंगी मैं? अभी तो ये ब्रेकफास्ट है, लंच में क्या होगा? जीरा राइस, दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, वेज बिरयानी, बूंदी रायता, ग्रीन सैलेड, पापड़, रसमलाई। मैं क्या यहाँ पर ढाबा खोल रखी हूँ? मैं इतना सारा सामान अकेले कैसे बनाऊंगी? कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं मार खाऊंगी आज। उसके दिमाग में अभी यही सब चल रहा था, लेकिन तभी उसके लिए भगवान से कोई कम नहीं थी इस वक्त जिया, जो कि अंदर की तरफ शायद वाटर बॉटल लेने के लिए आ रही थी। उसे अपना होमवर्क भी तो कंप्लीट करना था, जो कि उसके चाचू जान दे कर गए थे। वो जल्दी से फ्रिज से पानी लेकर के जाने वाली थी, लेकिन तब तक अपनी चाची को इस तरह रोता पाकर के वो उनके पास पहुंचते हुए कहती है, क्या हुआ? आपको भी डांट पड़ी ना? ज़्यादा डांट पड़ी? आ, देखिए, मेरे चाचू बुरे नहीं हैं, बस वो गुस्से में डांट। लेकिन तभी इस वक्त वैष्णवी अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। बुरे? बुरे नहीं है, उसे बुरा नहीं कहते, दानव कहते हैं, दानव। राक्षस भी बोलूँगी तो कम ही होगा। शायद राक्षस भी इससे अच्छे ही होते होंगे। मेरे छोटे छोटे हाथ से इतना काम करूँगी मैं, करती हूँ, मगर खाना बनाना पड़ेगा मुझे। लेकिन तभी वो जिया की बातों को इतने ध्यान से सुनने लगी थी कि जिया वहाँ से जाने लगी थी, और वैष्णवी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। वो एकदम से उस बच्ची को रोकते हुए कहती है, सुनिए, अब मेरी एक मदद कर देंगी आप प्लीज़? मुझसे ना ये सारा काम हो नहीं पाएगा। जिया को इतने प्यार से कोई एड्रेस कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता था। उसके लिए बहुत ही ताज्जुब की बात थी। वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, आपने हमें आप बुलाया? मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं है चाची, आप प्लीज़ मुझे नॉर्मली तुम बुला सकती हैं, मैं छोटी हूँ अभी। लेकिन ये सुनकर कि वैष्णवी आगे बढ़ते हुए कहती है, पर अगर आप मेरी मदद कर देंगे ना, तो
मेरा मतलब है, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बस मुझे ना फ़ोन मिल जाएगा तो बहुत है। मेरे पास वो फ़ोन था, वो जला दिया मैंने कल रात। फ़ोन मिल जाएगा प्लीज़? लेकिन आप फ़ोन से करेंगी क्या? कहीं आप ऑर्डर करने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं? ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा चाची, वरना चाचू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आपको नहीं पता वो कितने डेंजरस हैं। ये सुनते ही वो अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, अभी तक तो नहीं जानती थी, पर अब समझ में आ रहा है। एडी 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 क्यों करते रहते हैं सब लोग। अब सुनिए वो फ़ोन। जिया तुरंत ही अपने कमरे से भागकर जाकर फ़ोन लेकर अब वैष्णवी के हाथ में थमा चुकी थी। किचन में वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी क्योंकि यहाँ के मैनेजर तुरंत ही उसे बाहर जाने का इशारा कर दिए थे और वो अंदर की तरफ झाँकते हुए कहते हैं, आपको अगर किसी सामान की ज़रूरत होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। किसी और को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है मेरे अलावा, और अगर कोई और आता है तो इसमें डाँट आपको पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। ये बोलकर कि वो दूसरी तरफ मुड़ गया था और किचन पर ही अपनी निगरानी रख रहा था कि कोई वैष्णवी जी की मदद ना कर दे, क्योंकि मिस्टर एडी का ये सख्त ऑर्डर था और उनका कमांड सबके सराखों पर होता था। बेचारी एक एक करके सारे डिश को अब सर्च कर रही थी, लेकिन जिम में एडी साहब को सिर्फ 2 से 3 घंटे ही लगते थे, लेकिन 2 से 3 घंटे में वैष्णवी से सारा खाना बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं था। अभी तो नया नया काम शुरू की थी वो, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि रसोई में काम करते कैसे हैं, और वो भी सब कुछ अकेले हैंडल करना था। वक्त तो लग ही जाता। 3 घंटे में भी उसका पूरा ब्रेकफास्ट अभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, कब तक तैयार होगा मैडम? 5 मिनट में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उससे पहले उन्हें ब्रेकफास्ट अपने कमरे में चाहिए। आप थोड़ा जल्दी करिए हाँ। वैष्णवी जो इसका मुंह एकदम से रोने जैसा बन चुका था। आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी कि अब क्या होगा, क्योंकि उससे तो ये सब कुछ बन ही नहीं पा रहा है। इतने सारे नाम हैं जो अभी तक वो समझ भी नहीं पाई है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। सामने यहाँ पर शेफ़ तो फटाफट बना कर रख दे रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़ी ना शेफ़ है। और उसे समझ में आ गया था कि पहला दिन ही आज उसका बहुत बुरा जाने वाला है। जितना उससे हो पाया था बेचारी ने बना कर रख दिया था, लेकिन जितने भी ये लारिन फारिन जैसी चीज़ें थी, वो एकदम से अपने हाथ को पीछे करते कहती है, मुझसे नहीं बनेंगे ये शकुनी मामा, जो होगा देखा जाएगा। मार ही खाऊंगी ना, खा लूँगी, उसमें कौन सी नई बात है। फाइनली 5 मिनट तो बीत गए थे और मिस्टर एडी, जो कि अपने हाथों में अपने एक छोटे से टॉवल और साथ ही अपने दूसरे हाथ में बॉटल पकड़े हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। फाइनली वो जिम से अब वापस लौट चुके थे और फिर से एक और बार देशमुख मेंशन में अजीब सी दहशत। सब लोग अपनी अपनी जगह पर शांत पड़ गए थे। अभी तक जो भी थोड़ी बहुत चहल पहल हो रही थी इस मेंशन में, सारे मेड्स इस वक्त बाहर थे और ये देखकर केडी को अच्छा लगता है कि कोई किचन में नहीं गया है वैष्णवी की हेल्प करने। वो जाते जाते एक बार पीछे मुड़ करके देखे थे जहाँ से किचन साफ तरीके से नजर आता। अभी स्टेयर पर वो चढ़ ही रहे थे कि वैष्णवी को इस तरह से बेहाल देख करके उनके चेहरे पर एक हल्की से स्मोक आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर उनकी स्ट्रिक्ट स्माइल भी बहुत कम आ पाती थी, जैसे मुस्कुराने से उन्हें कुछ खास नफरत हो। बस में जाने के बाद टेबल पर उन्हें अपना ब्रेकफास्ट नजर नहीं आया था, जो कि हर दिन वहीं पर रखा रहता था, क्योंकि ये सारे मेट्स तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी। कोई 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी में मौजूद शेफ़ को यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि खाने के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा पिकी और चूज़ी कहे जा सकते थे। जैसे उन्हें टेबल पर कुछ नज़र नहीं आया था, उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिल चुका था। वो दरवाजे को हल्का सा खोल करके अपने थोड़े ही दूर पर खड़े एक आदमी की तरफ देखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ डस्टिंग वगैरह के काम में पहले तो लगा रहता था, लेकिन अब उसका काम पूरी तरह से बस इधर उधर घूमना था, क्योंकि ये सारा काम तो वैष्णवी करने वाली थी। वो भी चुपचाप रेलिंग के पास खड़ा था। तभी एक आवाज़ आती है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? अगर रेडी नहीं हुआ है तो उसे बोलो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए। ये बात सुनते ही वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ भागते हुए किचन में जाकर के हाँफते हुए कहता है, सर वो नाश्ता मांग रहे हैं, रेडी हो गया क्या? जितना वैष्णवी से रेडी हो पाया था उसने जल्दी जल्दी तैयार कर दिया था। मैंगो स्मूथी और ये पोहा सेव, इससे ज़्यादा उसे और कुछ बन ही नहीं पाया था। वो जल्दी जल्दी अपने हाथ में ट्रे पकड़े हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन सारे यहाँ पर मेड्स उसके नाश्ता को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे कि उसने क्या ही बना दिया हो। शायद इस तरह का नाश्ता एडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये नाश्ता अब उसके लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ा करने वाला था ये तो वक्त ही बताएगा।
वो फाइनली कमरे के अंदर पहुंचती है और धीरे से टेबल पर ट्रे को रखते हुए कहती है, कहाँ हैं आप? ना, नाश्ता आ गया। उसे लगा था कि इतने भी तो मोटे ताजे नहीं है ये, इतना थोड़ी ना खा लेंगे। हो सकता हो कि जितना उसने बनाया हो उतने में उनका पेट भर जाए और वो खुश हो जाएं, क्योंकि उसने बहुत ही मुश्किल से लेकिन अपनी पूरी जान लगा कर के बनाया था ये पोहा। उसके हिसाब से तो ये बेस्ट ही था, लेकिन अब उसे कहाँ पता था कि जिस शख्स के लिए वो ये परोस रही है उसे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन में चाहिए होता है। एक कमी और सामने वाले की जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में बाथरूम से बाहर निकलते हुए मिस्टर एडी, जो फाइनली अपने ब्रेकफास्ट की तरफ देखे थे, उन्हें उन्हें पूरा अंदाज़ा था इस बात का कि उनकी वाइफ इस काम में सफल तो नहीं होने वाली है, और इसी वजह से तो उन्होंने ऐसा काम सौंपा था इस लड़की को। जैसे वो स्मूथी और साथ ही उन्हें पोहा नज़र आया था अपने ब्रेकफास्ट के लिए, वो बहुत ही स्लो स्टेप के साथ आगे बढ़ रहे थे, ब्रेकफास्ट की तरफ नहीं बल्कि वैष्णवी की तरफ, जिससे वो हल्का हल्का पीछे की तरफ जाने लगी थी। लेकिन वैसे तो एडी ने अपनी आंखों से इशारा किया था कि वो चुपचाप अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी रहे, लेकिन वैष्णवी को यह इशारा न समझ में आया था और ना ही वो ऐसा करने वाली थी। आखिर वो क्यों ना भागे, उससे भी तो बचना है। वो क्या खड़ी रहेगी पिटने के लिए? भाग लिया, मिल गई तसल्ली। जी, मैं भाग नहीं रही थी। मैं तो बस, जब मैं बोला करूँ तो मुझे पसंद नहीं है कि मेरे सामने कोई बकवास करे। चुपचाप से सुनो मेरी बात। मैं सुन रही हूँ। और ये बोलकर वैष्णवी ने अपने चेहरे को नीचे कर लिया था, उसके गालों पर जोर से। अभी मिस्टर देशमुख अपना हाथ रख पाते, लेकिन तब तक उन्होंने अपने हाथ को पीछे कर लिया था। वो नहीं छूने वाले थे उस लड़की को। आज पूरा दिन तुम किचन में रहोगी, एक पल के लिए भी किचन से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। और रात में भी तुम्हें सोना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना घर क्लीन चाहिए और उसके लिए तुम्हें रात में डस्टिंग करनी पड़ेगी। मॉपिंग भी करोगी लेकिन हाथ से, और ये सारी चीज़ें रात में हो जानी चाहिए। जब तक तुम 2 घंटे के अंदर मेरा पूरा ब्रेकफास्ट बनाना नहीं सीख लेती, पूरा दिन तुम अब किचन में ही गुजारोगी। बात समझ आई? जी जी। वैष्णवी ने बस इतना ही कहा और उसके बाद चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका ली। ठीक ही था, किचन में रह सकती थी वो, लेकिन इस आदमी के सामने तो कम से कम नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रात भर जगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसका भी वो कोई ना कोई सल्यूशन निकाल ही लेगी। वो सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेती थी। उसे अगर मस्ती करनी होती थी तो वो चाहे किसी भी सिचुएशन में मस्ती कर ही लेती थी। हाँ, उसने अपनी इस गलती को मानते हुए अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे ही अभी मिस्टर देशमुख उससे हल्का दूर हुए थे, वो तुरंत ही अभी गेट की तरफ जाने लगी थी। तब तक उसके कानों में उसके हस्बैंड की आवाज़ पड़ती है, कहाँ जा रही हो? वो धीरे से जवाब में कहती है, आपने तो कहा दिन भर किचन में रहना है, तो वही जा रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट मुझे 15 मिनट के अंदर चाहिए, वरना तुम्हारे साथ मैं इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा कर दूंगा। और ये जो भी ब्रेकफास्ट है इसे ले जा करके। ये सुनते वैष्णवी जो धीरे से कहती है, मैं नीचे रख। लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ तो आया था। वो तुरंत ही उसको स्पून पकड़ाते हुए कहते हैं, खाओ इसे। लेकिन वैष्णवी जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, वो मैं नहीं खा सकती। लेकिन अब मिस्टर देशमुख ने ऐसा बोल दिया था और अब उनकी आंखें भी पूरी तरह से कमांडिंग टोन में वैष्णवी से यही बोल रही थी कि खाना तो तुम्हें पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, वो मैंने अब नहीं, मैं खा नहीं। लेकिन तब तक वो इस तरह से अपनी बीवी को हकलाता देख कर के पूछ ही लेते हैं, क्यों, कोई जहर मिला है क्या इसमें? मुझे पता है तुम अपने माँ की बेटी हो तो फितरत तो उन्हीं की तरह होगी, लेकिन अगर जहर मिलाया तो खाना तो पड़ेगा तुम्हें। उसके ठीक सामने वो आराम से काउच पर बैठे हुए थे और वहीं वैष्णवी के हाथ में प्लेट था और वहीं उसके दूसरे हाथ में स्पून। वो अपनी थूक को गटकते हुए कहती है, मैं कैसे खाऊं, कैसे, मुझे नहीं खाना ये। वैष्णवी जी को इस पोहे से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि दिक्कत ही मूंगफली से। एलर्जी थी उसे, और अगर वो मूंगफली खा लेती तो उसकी हालत ख़राब हो जाया करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती थी। इसी वजह से वो परेशान हो रही थी। उसके हस्बैंड का ऑर्डर भी था, जिसकी वजह से वो मूंगफली को धीरे धीरे करके अपने हाथों से बिनना शुरू कर दी थी। लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना था मिस्टर देशमुख के पास। वो गुस्से में कहते हैं, तुम खुद खा रही हो या फिर मैं अपने हाथ से खिलाऊं?
वो हड़बड़ा करके जल्दी से एक स्पून अपने मुंह में डाली थी और उसमें से कुछ 2-3 दाने मूंगफली के उसके मुंह में जा चुके थे और बहुत ही मुश्किल से उसे चबाते चबाते पूरा करके अब प्लेट खाली कर चुकी थी। उसमें कुछ मूंगफलियां अभी भी बची हुई थी, लेकिन मिस्टर देशमुख को पसंद नहीं था कि प्लेट में कुछ भी छोड़ा जाए। वो अन्य को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और कोई भी उनके ठीक सामने इस तरह से खाना वेस्ट करे उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो उसे घूरते हुए कहते हैं, ये किसने बचा रखा है, फेंकना है इसे। तभी वो धीरे से कहती है, मैं किसी जानवर को खिला दूंगी, मुझसे खाया नहीं जा रहा। और ये बोल कर के वो काफ़ी तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी, लेकिन इस बारे में भी ना अंदाज़ा था मिस्टर एडी को और ना ही वो इस बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि इसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। और वो बस घूर करके उसे देखे थे, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में वो सारी मूंगफली का दाना खाना पड़ता है। वो तुरंत ही यहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन उसके साथ ही अब मैंगो स्मूदी भी तो पिलाना था उसे। लगभग 5 मिनट के अंदर उसने पोहा भी ख़त्म किया और जैसे तैसे करके मैंगो स्मूदी भी, लेकिन उसे लग रहा था कि बस वो अभी के अभी यहाँ पर उल्टी कर देगी, जिसकी वजह से वो जल्दी से ट्रे लेकर के किचन की तरफ भाग गई थी। उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, जिसकी वजह से वो अब चुपचाप जाकर के बाहर खड़ी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रही थी। उसकी ऐसी हालत को देख करके यहाँ के नौकरों को भी बहुत तरस आ रही थी उस पर, और सब लोग बस यही सोच रहे थे, क्या किस्मत लेकर आई है, बीवी भी बनी तो उनकी है। सुबह इतनी डांट भी पड़ गई इसको। वही दूसरी लड़की धीरे से कहती है, हमें क्या, हम अगर कुछ बोलेंगे तो एडी साहब हमें ही डांटेंगे, चलो यहाँ से। तभी बाहर से इस वक्त संगीता जी, जो कि अपने हाथों में कुछ सामान लेकर के अंदर की तरफ आ रही थी, अभी अभी गाड़ी से उतरते ही उनकी नज़र चली गई थी वैष्णवी पर, जो कि यहाँ इस तरह से बाहर खड़े अपने सीने पर हाथ रख कर के धीरे धीरे अपने दिल पर हाथ रगड़े जा रही थी, जैसे कि उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो। वो भी तुरंत ही उसके पास भाग कर आते हुए पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो, और दिक्कत हो रही है क्या तुम्हें कोई? तुम्ही से पूछ रही हूँ वैष्णवी। वो जल्दी से अपनी नज़रों को उठा करके अपनी बड़ी भाभी की तरफ देखकर कहती है, वो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मूंगफली से एलर्जी है मुझे। ये सुनते ही वो थोड़े गुस्से में कहती हैं, अगर एलर्जी है तो खाया ही क्यों, ज़बरदस्ती की है क्या किसी ने तुम्हें खाने के लिए? हाँ, ज़बरदस्ती तो की गई थी उसके साथ। अगर वो नहीं खाती तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो खड़ूस इंसान उसकी जान ही निकाल देंगे। दिन भर बेचारे को इस हालत में किचन में काम करना पड़ेगा। अब वो कैसे कर पाएगी सब कुछ मैनेज? लेकिन जब भी वो ताज़ी हवा लेती थी तो उसे थोड़ा बहुत बेहतर महसूस होता था। लेकिन आज पूरे दिन उसके दिल में दर्द रहने वाला है, ये तो निश्चित था। फाइनली वो लगभग 5 से 10 मिनट थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अब अंदर आ चुकी थी और उसकी सांसें थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके फाइनली अब वो ले जा कर के अपने रूम में रख दी थी। लेकिन जैसे अभी रूम में वो पहुंची थी अपने हाथ में ट्रे पकड़े हुए, तभी उसको अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि फिर से बिल्कुल उसी कड़क टोन में बोलते हैं, बार बार अपनी शक्ल मत दिखाया करो, जब तक मैं रूम में रहूं तुम रूम में नज़र भी नहीं आनी चाहिए मुझे, गेट दैट? वो तुरंत अपने चेहरे को हाँ मिला करके वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। उसे भी कौन सा रहना था इस आदमी के सामने जो, और खड़े खड़े ही वो अब सारे नाश्ते को बनाना शुरू कर चुकी थी। यहाँ देशमुख मेंशन में सब लोग अब फाइनली डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे, लेकिन सबको अंदाज़ा हो चुका था कि वैष्णवी जी से नाश्ता तो नहीं बनने वाला। अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की इतने लोगों का नाश्ता बना पाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? और वो भी जो लड़की अपने पापा की इतनी लाडली थी। बेचारी अभी तो फाइनली एडी जी का नाश्ता तैयार करके उनके सामने ले जाकर रख चुकी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके हाथों से बना नाश्ता वो करने थोड़ी ना वाले थे। वो तो बस उसको परेशान करने में लगे हुए थे। तभी मुदित अपने हाथ से फ़ोन निकालते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर नाश्ता या खाना की कोई उम्मीद है। आप लोग कहिए तो मैं आप लोग के लिए कुछ ऑर्डर कर दूँ। जिया तो क्या खाएगी? ये सुनते ही जी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो बस होमवर्क करना है। मैं तब तक जाती हूँ, होमवर्क करती हूँ, जब नाश्ता तैयार हो जाए तब बुला लेना मुझे। लेकिन ये सुनते ही सबको पता था कि वैष्णवी से नाश्ता नहीं बनने वाला। अभी सब लोग अपने अपने ऑर्डर की फरमाइश करने वाले थे, तब तक कोई कोट पहन करके नीचे की तरफ आ रहा था। रिस्ट में रिस्ट वॉच लगाते हुए कोई नीचे की तरफ आते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं होगा, जिसको जो खाना है उसके सामने डिमांड रखेगा। ये सुनते ही उनके बड़े भाई श्री सुभाष जी जो धीरे से कहते हैं,
पर वो कुछ बना पाए, मुश्किल ही लग रहा है। हम बाहर से ही मंगा लेते हैं अपने रेस्टोरेंट से। ये सुनते ही वो अपने चेहरे को जैसे ही अभी अपने बड़े भाई की तरफ मोड़े थे, वो अपने चेहरे को खुद ही नीचे झुका लिए थे और धीरे से कहते हैं, हम इंतज़ार कर लेंगे। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ और आकर के देखते हैं, अगर खाना बन गया तो खा लेंगे। और ये बोल करके वो तुरंत ही वहाँ से उठ चुके थे। अब उन्होंने मना कर दिया था। मिस्टर देशमुख की बात टालना मुश्किल था, जिसकी वजह से सब लोग को भूखे पेट रहना पड़ता है। माश चाचू ऑर्डर करने देते, सब मिलकर के पिज़्ज़ा खाते। अब मुझे बाहर कैंटीन में खाना पड़ेगा अपना पैसा फूंक कर। ये बोलते बोलते अभी वो बाहर निकल ही रहा था, लेकिन तब तक ट्रे में गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था और जल्दी जल्दी वैष्णवी ले आकर के उसे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, सॉरी आज लेट हो गया। सॉरी, मैं कल कल से टाइम से बना दूंगी। सुबह से लग जाऊंगी किचन में। वो मुझे पता ही नहीं था इतनी लंबी लिस्ट होती है इस वजह से। ये बोलते बोलते उसकी नज़र अपने हस्बैंड की तरफ गई थी, जो कि इस वक्त उस नाश्ते की तरफ ऐसे घूर कर देख रहे थे कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा हो कि आखिर कैसे ये सारा काम कर लेती है। इतना सारा नाश्ता? शोभा जी धीरे से कहती हैं, "आम, इतना खाना तुमने अकेले बनाया?" वो धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, जी अकेले ही बनाना था वो। और फिर उसकी नज़र पड़ती है यहाँ पर खड़े मिस्टर देशमुख की तरफ, जो कि उसी की तरफ अभी घूर कर देखते, लेकिन जैसे ही वैष्णवी की नज़र उनकी तरफ गई थी, उन्होंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया था। उसके साथ तो वो आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते थे। वो भी जा ही रहे थे, लेकिन तब तक वैष्णवी की बात सुन कर के वो एकदम से अपने दांत पीस लेते हैं। वो शायद मेरे हाथ का ही खाना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से सुबह से मुझे बोल रखा है मैं ही किचन में रहूं और आप लोग भी मेरे हाथ का ही खाना खाएं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द बनाना सीख लूं। तभी शोभा जी प्यार से कहती हैं, इतना तो बनाए हैं, अब और कितना सीखोगी? रेस्टोरेंट थोड़ी ना खोलना यहाँ पर। शोभा जी ने उसे भी बैठने के लिए अपने पास बुला लिया था। वहीं वैष्णवी उस तरफ जाते जाते धीरे से कहती है, जितना इन्हें खाने का शौक है और जितनी लंबी लिस्ट दी थी, इन्हें तो किसी ढाबे वाली से शादी करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है। सारे लोग अब दोबारा से वापस डाइनिंग टेबल के पास आना शुरू कर दिए थे और सब लोग अपने अपने प्लेट्स ले चुके थे। उसमें अभी सबसे पहले मुदित ने नाश्ता डाला था और जैसे ही अपने स्पून का इस्तेमाल करते हुए अभी अपने मुंह तक ले ही जाने वाला था अपना पहला कौर, तब तक उसके कानों में आवाज़ पड़ती है अपनी एक चाचू की, वेट, पहले चेक करा लो किसी जानवर को खिलाकर, हो सकता हो कोई जहरीली चीज़ पड़ी हो उसमें। और ये बोलते हुए वो वैष्णवी को ही अपनी लाल निगाहों से घूर रहे थे। न जाने किस बात का गुस्सा था वैष्णवी से उनको। वैष्णवी तो उनके बारे में बस सुनी थी, उन्हें जानती तो नहीं थी। ना तो कभी उसने ऐसे कोई काम किया है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा उससे नाराज़ रहते हैं। जैसे ही उन्होंने इतना बोला था, सारे लोग उनकी तरफ ही अजीब तरीके से देख रहे थे कि अगर इस बारे में बताना भी था तो कम से कम वैष्णवी के सामने तो ना बोलते। लेकिन नहीं, मिस्टर रेड्डी तो चाहते ही थे कि वैष्णवी को बुरा महसूस हो। अगर मैंने कुछ मिलाया होगा तो सबसे पहले वो मेरे ऊपर ही असर करेगा। और ये बोलकर के वो सारे डिश में से एक एक और खाना शुरू कर दी थी। और जब तक वो पूरे खाना को खा करके चेक नहीं कर लेती, तब तक सब लोग शांति से बैठे हुए थे। सबको ये थोड़ा अजीब लगा था कि इतनी बुरी तरह से इसकी इंसल्ट क्यों की जा रही है। आखिर क्या पर्सनल दुश्मनी है मिस्टर एडी को इस लड़की से। उसकी आंखों में एकदम से नमी तैर गई थी और वो अब और ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली थी। वो यहाँ से तुरंत ही रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन एडी साहब उसे ऐसा भी नहीं करने दे सकते थे और वो तुरंत ही अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, दोपहर तक खाना पहुँच जाना चाहिए मेरे ऑफिस में। और ये बात वो अपने मैनेजर से बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी नज़र इस वक्त जाते हुए वैष्णवी पर थी, जिसके कदम एकदम से अपनी जगह पर रुक गए थे। वो वो अपनी साड़ी को संभालते हुए पीछे की तरफ मुड़ करके फिर से किचन की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि उसे रेस्ट तो अलाउड ही नहीं था ना यहाँ पर। फिर चाहे उसे कितना भी रोना आ रहा हो, कितनी भी प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, लेकिन उसे काम तो करना ही था। ये बोलकर के मिस्टर देशमुख यहाँ से बाहर निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में इस वक्त इशिता अपने फ़ोन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। कभी टैबलेट में कुछ देखती तो कभी लैपटॉप में। इस वक्त वो मिस्टर देशमुख के केबिन में ही बैठी हुई थी, जहाँ भी कोई परमिशन लेकर के धीरे से अंदर की तरफ आते हुए कहता है, आई वांट कॉफ़ी। सर, कॉफ़ी पियेंगे आप? मिस्टर वेदांत, जो कि अभी अपने हाथ में कॉफ़ी का एक मग लेकर के उसे तरफ बढ़ाए थे, लेकिन वो तुरंत अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और तुम
इशिता को जैसे ही अभी वो कुछ बोल पाते तभी वो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, 1 मिनट रुको ना, ये मुझे परेशान करके रखा हुआ है। सिर्फ इशिता के अंदर इतनी हिम्मत होती थी कि वो मिस्टर एडी से तुम करके बात कर सके, लेकिन वो भी कभी कभी जब वो फ्लो में होती थी तो बोल दिया करती थी इस तरह से। वो उसके फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा भी क्या हो गया इसमें। तभी वो गुस्से में कहते हैं, 11 लोगों की टीम लगा रखी है, एक आदमी के नंबर को हैक नहीं कर पा रहे, अभी तक उसका लोकेशन भी ट्रेस नहीं हुआ है। पता नहीं कौन सा ये अजीब सा प्राणी है। इशिता कुसुम देशमुख को मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, बदतमीज कहीं का। और हर बार पता है क्या लिखता है। वेदांत जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस बारे में सुनना चाह रहा था और आराम से चेयर को उसकी तरफ घुमाते हुए पूछता है, क्या लिखता है? तुम्हें क्या मतलब है इससे कि क्या लिखता है? मैं तो अपने दोस्त को बता रही थी, तुम शांत रहो। वैसे तो तीनों के तीनों क्लासमेट थे, लेकिन इशिता मिस्टर एडी से ज़्यादा क्लोज रहती थी क्योंकि दोनों की वाइब मैच होती थी। बेचारे वेदांत जी थोड़े एक्स्ट्रा क्यूट पड़ जाते थे इन दो माफियाज के बीच में। और वो मैसेज पढ़ते हुए कहती है, अजीब अजीब से मैसेज लिखता है ये जो भी है। शादी के लिए हाँ कब करने वाली हो? मैं प्रपोज नहीं करूँगा, डायरेक्टली उठा ले जाऊँगा। तुम्हारे ओपिनियन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें इशिता से कर रहा है, कितनी गट्स होगी इसमें। और पता नहीं मेरे ये 11 हैकर्स कर क्या रहे हैं। ये सुनते वेदांत जो अपने चेहरे पर एक हल्की से स्माइल ले हुए आराम से कॉफ़ी मग को यहाँ मेन काउंटर पर रखते हुए कहता है, हो सकता हो तुम्हारे स्टॉकर के पास। और ये बोलते बोलते उनकी नज़र न जाने क्यों अपने आप ही एडी की तरफ घूम गई थी और अपने चेहरे पर एक हल्की स्माइल लिए हुए कहते हैं, 11 टीम से ज़्यादा कोई ख़तरनाक हैकर हो जो तुम्हारे पूरे कंपनी के हैकर्स के ऊपर भारी पड़ रहा हो, क्यों, है ना एडी सर? वो अपने चेहरे को उठा करके वेदांत की तरफ घूरते हुए कहते हैं, पता नहीं मुझे क्या पता। और ये फालतू की अगर अपनी पर्सनल बातें हो गई हों तो हम काम करना शुरू करें। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एक तरफ इशिता अपने मन में कुछ बोल रही थी और वहीं दूसरी तरफ वेदांत, और दोनों का ओपिनियन बिल्कुल सेम था। ये ठीक तरीके से कभी बात नहीं कर सकता, ये कैसे करेगा? और आज जो घट जाएगा महाशय का। जैसे काम में पागल मिस्टर ईडी थे, वैसे ही वो वैष्णवी को भी देखना चाहते थे। उनकी नज़र इस वक्त अपने दूसरे मॉनिटर पर धीरे धीरे करके जा रही थी। वैसे तो वो उस लड़की को देखना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस लड़की को इस तरह परेशान देख करके उन्हें मज़ा भी बहुत आ रहा था। बेचारी इतने गर्मी में अपने हाथों को कभी अपने माथे पर रखती तो कभी अपने लिस्ट की तरफ देखती, कभी अपने हाथों से वो कोई सब्जी काटना शुरू कर देती तो कभी भाग करके पानी से चावल धुलना। इसी तरह से वो पूरे किचन में इधर उधर भागा दौड़ी करके लगातार खाना बनाए जा रही थी, क्योंकि इस लिस्ट में एक टाइमिंग लिखा हुआ था। 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही लंच टाइम होता है और उससे पहले ही उसका पूरा खाना तैयार हो जाना चाहिए। इशिता और वेदांत अपने अपने केबिन में जा चुके थे और इस वक्त एडी बिल्कुल अकेले अपने मॉनिटर स्क्रीन में उसी लड़की को इस तरह तड़पता हुआ देख करके मज़े कर रहे थे। लेकिन उनका ध्यान इस वक्त बिल्कुल भी उनके माहौल पर नहीं बल्कि सामने सिर्फ स्क्रीन पर गड़ा हुआ था। उन्होंने कमेंट तो बोल दिया था, लेकिन इस बारे में बिना जाने कि बाहर से अंदर आ कौन रहा है। एक शख्स जो कि अपने फाइल को अपने हाथ में पकड़े हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। सर ये फाइल है FIR की। 4-5 लोगों की और FIRs आ चुके हैं सर कल रात से। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गायब हो रहे हैं वो लोग सर। लेकिन सर जी का ध्यान तो कहीं और ही था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके अपने चेहरे को उसी मॉनिटर की तरफ जैसे ही टिल्ट किया था, तभी एडी ने उसकी तरफ ऐसे घूर के देखा था कि अगर वो ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो तो उसकी गर्दन हमेशा के लिए ऐसे ही मोड़ देंगे वो। और वो बहुत ही गुस्से में पूछते हैं, क्या है? वो चुपचाप अपने गर्दन को ठीक करके खड़े होते हुए कहता है, सर वो आपने बोला था ना अगर कोई और FIR आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दूँ। सर आपने कहा था ना जैसे ही और FIR आते तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। 3-4 FIR कल रात में आया है सर, और मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। ये बात हम सामने खड़े रहकर भी तो कर सकते थे, मेरे स्क्रीन की तरफ देखने की हिम्मत कैसे की? वो धीरे से कहता है, सर मुझे नहीं पता था कि आप अपनी वाइफ से इतना ऑब्सेस्ड हैं कि आप। ये सुनते ही वो एकदम से गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, क्या कहा? उसके मुंह से गलती से स्लिप हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसका इतना बोलना होगा कि एकदम से ADG को गुस्सा ही आ जाएगा। हाँ वो जानता था कि बातों बातों पर गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन
अब वो क्या कर सकता था। वो हल्का-हल्का पीछे होते हुए कहता है, सर मुझे इशिता मैम बुलाई हैं, तुरंत ही जाना पड़ेगा सर। वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है ना, तो मुझे सब कुछ अरेंज करना है, तो मैं जाऊँ सर? जाता हूँ सर। और ये बोल कर के वो बाहर की तरफ भाग गए थे। पहले वो फाइल की तरफ देखते और उसमें से कुछ एफआईआर को निकाल कर के उन लड़कियों के फ़ोटोज़ को, जो कि न जाने किस रहस्यमय तरीके से गायब होती जा रही थी, और उसे फाइल में दोबारा से रखते हुए अब फिर से उसी मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखे थे जो कि अभी वो जस्ट शट करने वाले थे। लेकिन उससे पहले वो अभी स्क्रीन को ऑफ कर पाते, वो घूरते हुए उसी तड़पते हुए लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, यस आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू मिसेस वैष्णवी देशमुख। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ उस नफरत से ऑब्सेशन है मुझे। जब तक मेरे साथ रहोगी एक बार भी सुकून की सांस नहीं लेने दूंगा तुम्हें। न मर पाओगी न जी पाओगी। क्यों शादी की थी उन्होंने वैष्णवी से, इस बारे में कभी भी किसी से उन्होंने जिक्र तक नहीं किया था। उनके दिमाग में और उनके दिल में क्या चलता था ये बात सिर्फ उन्हें पता होती थी। उनका दिमाग कोई पढ़ ले, इतनी तो अब तक किसी में हिम्मत नहीं आई थी, और कोई समझ पाए, इतना स्मार्ट तो अब तक कोई नहीं बना था। वहीं देशमुख मेंशन में एक पल का भी उसने रेस्ट नहीं लिया था। वैष्णवी लगातार खाना बनाने में पूरी तरह से मशरूफ थी और 11:30 बजे तक उसका खाना प्रिपेयर हो चुका था। जल्दी जल्दी उसे लंच बॉक्स में पैक करते हुए वो फाइनली अब लंच भिजवा चुकी थी। लेकिन अब उसे कुछ पल का तो आराम चाहिए था। सुबह से खड़ी खड़ी उसके भी पैर दर्द हो रहे थे। वैसे ही बेचारी इतनी वीक और इतनी पतली नाजुक सी लड़की थी, ऊपर से सुबह से काम करना, और उसने जो खाया था वो तो उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम ही दे रहा था। महादेव से प्रार्थना करते हुए वो अब कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि उसे ज़रूरत थी थोड़ी देर बैठने की। वो जैसे अभी जा कर के बेड पर बैठ पाती, लेकिन तब तक वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, पता नहीं बेड पर भी बैठना अलाउड है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए भी डांट पड़ जाए मुझे और कोई नया पनिशमेंट दे दे। कहाँ बैठूं? और वो नीचे पीछे कारपेट पर आराम से जाकर के पालथी मार कर के बैठ चुकी थी, और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ टिका करके अपनी कमर को थोड़ा आराम देने की कोशिश कर रही थी। इशिता अपनी नए कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, कॉफ़ी। तो अपने चेहरे को नाम मिला करके इरिटेट होते हुए कहती है, वेदा जाओ यहाँ से, और मुझसे कॉफ़ी बार बार मत पूछा करो, मैं इतनी भी कॉफ़ी की शौकीन नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तभी अचानक ही जानबूझकर के वेदांत ने एक नाम ले लिया था। वैसे अनिरुद्ध अंकल कैसे हैं? काफ़ी टाइम से घर नहीं आए वो। और ये बोल करके आराम से वो बगल में रखी एक चेयर पर इशिता के बैठ चुका था। जैसे ही ये नाम इशिता ने सुना था, अभी तक तो उसके हाथों में एक अजीब सी एनर्जी थी जो कि लगातार काम कर रही थी कीपैड पर, लेकिन अब वो पूरी तरह से कांपना शुरू कर दी थी। वो उसके हाथ पाँव के इस बदलते रुख को देख करके कोई भी समझ सकता था कि इशिता को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है अंदर से, जो वो पूरी तरह से अपने चेहरे से छुपाने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत ही अपने चेयर को घुमा करके वेदांत की तरफ घूरते हुए कहती है, क्या ज़रूरत है इस बारे में बात करने की? और वैसे भी तुम्हें उनसे मिलना है तो जाकर मिलाओ, मुझसे मत पूछो इस बारे में। बहुत नॉर्मल बनने की एक्टिंग कर रही थी वो। एक्टिंग में काफ़ी माहिर थे। बचपन से अपने दर्द को छुपाने की आदत सी बन गई थी उसकी। किसे बताती वो कि उसके ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें चल रही हैं? अगर अपने दोस्तों को बताती तो जिस उम्र से वो तकलीफ़ झेलना शुरू की थी, उस उम्र के बच्चे उस पर सिर्फ हंसते और उसका मजाक उड़ाते, और इसी वजह से दर्द छुपाना उसे बेहतर ऑप्शन लगा था। तभी वेदांत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया था। वैसे आज अनिरुद्ध अंकल और आंटी जी की एनिवर्सरी है, तुम्हें याद तो है ना? सेलिब्रेट तो करने वाली हो ना, और मुझे बुला लेना प्लीज़। हाँ, ये सुनते ही वो घूर करके वेदांत की तरफ देखते हुए कहती है, क्या चाहते हो? मैं तक 3-4 गाली नहीं सुन लेते हो मेरे मुंह से, सुकून नहीं मिलता ना तुम्हें? और ये बोल करके वो थोड़े गुस्से में कहती है, निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हो। और एनिवर्सरी की कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, पता चले कि घर पे आ जाना सेलिब्रेशन मांगने के लिए मेरी मम्मी से। इशिता इतना बोल करके अभी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ करके बाहर जाने वाली थी, लेकिन तब तक दरवाजे पर इस वक्त मिस्टर एडी खड़े थे, जो कि अंदर की तरफ आते हुए अपने हाथ में फाइल्स लेकर के उसे वेदांत की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चेक करना पड़ेगा इसके बारे में, और देखो ज़रा कौन कौन से एरिया से निकल रही हैं लड़कियाँ। और तुम? वो इशिता की तरफ जैसे मुड़े थे वो एकदम से शांत पड़ गई थी। वेदांत को बड़ा गुस्सा आता था इस बारे में। जब भी मैं बात करता हूँ तो 25 गालियाँ मुंह पर तैयार रहती हैं, और ये चाहे कुछ भी बोले इसके बारे में तो कभी मुंह से कुछ नहीं निकलता।
और इसके सामने तो कैसे भीगी पिल्ली बन जाती है, नालायक कहीं की। इशिता बड़े प्यार से कहती है, हाँ हाँ क्या हुआ? वही मिस्टर रेडी जो कि उसकी तरफ हल्का झुकते हुए कहते हैं, मना लो, हो सकता है इस बार आखिरी एनिवर्सरी हो तुम्हारे मॉम की। ये सुनकर केशिता जो एक बार वेदांत की तरफ देखी थी कि आखिर ये क्या बात चल रही है, और फिर सामने की तरफ मिस्टर रेडी को अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो अभी पापा है ही नहीं घर पर, तो कैसे? तब तक उसकी पूरी बात अभी कंप्लीट हो ही पाती, उससे पहले ही उसको मिस्टर देशमुख बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, कहा ना सेलिब्रेशन करवा लो, हो सकता है ये आखिरी सेलिब्रेशन हो और आखिरी बार अपने पति को देख कर के वो थोड़ी खुश हो जाए। ये सुनकर केशिता को समझ तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब एडी ने कहा था तो वो उनकी बात टाल तो नहीं सकती थी। वो अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, ओके मैं मॉम को सरप्राइज़ दे दूँगी। अभी तो बोल रखा है कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा सैड थी। एंड आई थिंक यू आर राइट, मुझे कर ही लेना चाहिए सेलिब्रेट। वैसे भी मम्मी की सिल्वर जुबली है तो आई थिंक आई शुड।